नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से 16 जुलाई तक जवाब भी मांगा है। यूपी सरकार ने नियमों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी। यूपी सरकार के अनुसार 2019 में हुई यात्रा में हरिद्वार करीब 3.5 करोड़ कांवड़िए पहुंचे थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 2 से 3 करोड़। ज्यादातर कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं, लेकिन इसके अलावा मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, शामली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, खेरी, बाराबंकी, अयोध्या, वाराणसी, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, झांसी, भदोही, मऊ, सीतापुर, मिर्जापुर और लखनऊ भी जाते हैं। तो ये यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है। ये भी कहा कि कई नियम बनाए गए हैं और कोविड केयर बूथ भी बनाए गए हैं। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी कांवड़ियों को रखनी उनके लिए अनिवार्य कर दी गई है। यूपी सरकार ये भी उम्मीद कर रही है इस बार कि लोग इस साल ज्यादा लोग नहीं आएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सही फैसला लेते हुए ठीक समय पर कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। उनका कहना है कि भगवान भी नहीं चाहेगा कि लोगों की जान जाए और इस फैसले का स्वागत हो रहा है। कैबिनेट में मंत्री बने अजय भट्ट, जो केंद्र में पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इनके फैसले का स्वागत किया है। आइए सुन लेते हैं अजय भट्ट। बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जो हमको वहाँ पर गदरपुर में वेरिएंट मिला है अलग से, तो उसको देखते हुए तो और भी खतरा बढ़ सकता है। हम लोगों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, धामी जी की सरकार ने, वो ठीक और उचित समय पर उठाया है। उधर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को उम्मीद है कि नियमों का पालन किया जाएगा। सरकार का एक निर्णय हो चुका है और जो कोविड के नियम है, सरकार ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए में लागू करेंगे। तो उस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, इस प्रकार से कोरोना को लेकर कोई दिक्कत भी ना आए और लोगों की श्रद्धा भी पूरी हो जाए। तो मैं समझता हूं कि वो उसी ढंग से लोग दर्शन जल चढ़ा सकेंगे और कोविड के नियमों का चूंकि पालन होगा, प्रोटोकॉल का पालन होगा, इसलिए कोविड संबंधी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की सरकार के फैसले का स्वागत केंद्र में भी हो रहा है, लेकिन यूपी सरकार का जो फैसला है वो कह रही है नियम और कायदे और पाबंदियां लगाई गई हैं। जब 2-3 करोड़ की संख्या में लोग आते हैं, अगर 2 करोड़ भी आए, पिछली बार की तुलना में कम भी आए, तो किस तरह से पालन हो पाएगा? किस तरह से इंतजाम हो सकते हैं कि नियमों का और पाबंदियों का पालन हो? देखिए, ऐसा है कि दरअसल पूरे प्रदेश में इसको लागू कराने में थोड़ा मुश्किल होती है। हालांकि 2.5 करोड़ की पुलिस फोर्स है और हर जिले में बड़े पैमाने पे पुलिस फोर्स है, लेकिन कोई आयोजन अगर एक जगह हो रहा होता है, जैसे हज होती है तो काबा है, उसके चारों तरफ परिक्रमा लोग कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या सीमित कर दी जाए और वॉलंटियर्स वहां दूरी बनाएं, या कोई एक मंदिर पे कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पे कर दिया जाए, तो वो आसान होता है। लेकिन चूंकि कांवड़िए यात्रा करते हैं बहुत लंबी लंबी और रास्ते में बहुत जगह बाजारों में भीड़ होती है, बहुत जगह से उनको गुजरना होता है, कांवड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, उनको रुकना भी होता है कई जगह, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है बहुत बड़ी आबादी से कोविड प्रोटोकॉल को पालन करवा पाना। तो ये मुश्किल तो जरूर है, लेकिन अब यात्रा निकलने के बाद पता चलेगा कि वो उसका कितना पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी जगह पे जहां शिवलिंग है और जहां पे जल चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया में वो ट्रैवल करते हैं, हर जगह उसको पालन कराना बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल, आपने कमाल सही कहा कि इतनी बड़ी संख्या को तमाम कायदे इस तरह से कैसे पालन होगा। बहरहाल यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है 16 तारीख को।
उत्तर प्रदेश से एक और खबर है जो यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे कानून के समर्थन में यूपी और असम के बाद अब राजस्थान के एक मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जनसंख्या नियंत्रण बिल के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि बढ़ती जनसंख्या बोझ है, ये समय है एक नारे का, हम दो हमारे एक का। देश को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए कि उनके लिए बेहतर जिंदगी दी जा सके। आइए सुन लेते हैं पेरेंट मंत्री जी को। देखिए, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो, अब समय आ गया कि हम दो हमारे एक। तो ये नारा इन्होंने दिया है। बहरहाल बढ़ती आबादी एक समस्या है, लेकिन इसका निवारण क्या कानून से होगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। बहरहाल एक अखबार में छपी जानकारी के अनुसार यूपी विधानसभा वेबसाइट में 397 विधायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध है और इसमें 304 बीजेपी से हैं और 152 विधायकों के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। इन आंकड़ों में यह भी सामने है कि 8 विधायकों के 6, 15 विधायकों के 5 और 44 विधायकों के पास 4 बच्चे हैं। 83 विधायकों के 3 बच्चे हैं। तो बहरहाल ये आंकड़े हम सबके सामने हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ये आंकड़े। कमाल खान हमारे साथ बने हुए हैं। कमाल, वाकई में जो ये जनसंख्या को नियंत्रण करने का जो बिल है इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, आज राजस्थान से समर्थन मिल गया, लेकिन यूपी में अपने जो नेता हैं उनके कितने बच्चे हैं, उनसे भी एक तरह से हमें एक संज्ञान मिलता है कि जनसंख्या को लेकर क्या सोच है और किस तरह से उस पर हम लोग बढ़ते रहे हैं। उस लिहाज से क्या आंकलन, क्या ये सिर्फ चुनावों से पहले है इसलिए इस पर चर्चा इतनी हो रही है? देखिए, मायावती जी ने अभी एक ट्वीट किया जिसमें वो कह रही हैं कि लोगों को संदेह है कि ये चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल एजेंडा किस्म की ऐसी कुछ बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन आप देखिए, दरअसल है क्या कि ये अच्छी बात है कि बच्चे कम होने चाहिए ताकि बोझ परिवार के ऊपर भी ना हो और देश के ऊपर भी ना हो। और ये जो डेटा है, इसको हमने एनालाइज करने की कोशिश की तो हमने देखा कि जो विधायक जिनकी उम्र ज्यादा है, जो पुराने जमाने के हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, जो नए लोग हैं उनके बच्चे कम हैं। क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली थी, इतना ज्यादा करियरिस्ट लोग नहीं हुआ करते थे। जब से न्यूक्लियर फैमिलीज हुई हैं, करियर पे ध्यान बढ़ा है, शिक्षा ज्यादा हुई है और जो बर्थ कंट्रोल के साधन है उनसे एक्सेस महिलाओं की ज्यादा बढ़ी है या महिलाएं शिक्षित हुई हैं, तो ये फर्टिलिटी रेट गिर रही है। ये जो डेटा है इसमें विधायकों भी देखेंगे तो ज्यादा बच्चे उनके हैं जो काफी पुराने लोग हैं, नए लोगों के कम हैं। तो परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार के तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देके कहा था कि 2 बच्चे का कानून बनाना इसलिए फीजिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहां मेल चाइल्ड की जो लालसा है उसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ जाएगा और जो महिला भ्रूण हत्या है उसकी तादाद में बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है इस कानून को लागू कराने में। तो जब इस तरह की चीजें चुनाव के टाइम पे होती हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई एक वर्ग इसका टारगेट है जिसके लिए प्रचार किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसी बातें होती हैं उसको लेके। बिल्कुल कमाल, हमें अपने लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है और स्कूलों में भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से क्या हम सेक्स एजुकेशन भी अपने छात्रों को दे पाए हैं। 20 सालों में भी क्या इस शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव आया है? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर हमारे कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, हमारे टीकाकरण से जुड़ी हुई, जिसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वैक्सीन की कमी की खबरों को सिरे से उनका खंडन किया है। उन्होंने राज्य सरकारों पर टीके की कमी को गलत करार दिया और कहा है कि इससे लोगों में पैनिक होता है, आप डर को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आज कई ट्वीट्स कर लिखा है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्धता के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है और उसी के हिसाब से प्लान वो कर सकते हैं। इसके बावजूद हम अव्यवस्था और टीका लगवाने वालों की लंबी कतारें देख रहे हैं। साफ है कि समस्या क्या है और किस कारण ये हो रहा है।
गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कम टीके दिए जाने की बात कही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी टीकों की कमी पर चिंता जताई है और शिकायत की है। आइए सुन लेते हैं पहले। वैक्सीन की स्थिति तो कहा जाए कि चिंता का तो विषय है। अब इसमें राज्य सरकार के हाथ से तो बिल्कुल हर चीज़ कोई भी कंट्रोल में तो है नहीं। ये केंद्र सरकार के ही भरोसे हमें भी इंतज़ार करना पड़ता है और बिल्कुल बूंद बूंद करके ना आप जियो ना आप मरो वाली स्थिति है। अब इसके बीच में अब तीसरी लहर की बात आ रही है। कई जगह अब तेजी से बढ़ोतरी भी दिखने को मिल रहा है। पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी वैक्सीन का क्या औचित्य रह जाएगा, समझ से परे। बहरहाल दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों के बाहर खड़े कुछ लोगों से बात की हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने। सर आप बताएं कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? हम तो सुबह भी आए थे, तब हमें बोला गया कि ऑफलाइन वाले 3 बजे के बाद आना और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है आधार कार्ड वाला 3 बजे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि वैक्सीन नहीं है, कम है, तो ऑफलाइन वाले चले जाएं, बाद में आना, सिर्फ ऑनलाइन वालों की लगेगी। अब मैं 2 दिन पहले भी आया था, तब बोला गया कि खत्म हो गया, बाद में पता करना। अब घर में छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके आते हैं, ये प्रॉब्लम तो होती है। यहाँ पे लाइन लगती है, सब काम धंधे सब छोड़ करके आया हूँ। अपना नाम बताएं। मनीष। आप यहाँ पर अकेले हैं अपने? और मैं अपनी मिसेज के साथ आया हूँ। आप दोनों को फर्स्ट डोज लगनी है? फर्स्ट डोज लगनी है मैडम। सर आप अपना नाम बताएं और क्या दिक्कत यहाँ पे हो रही है आपको? मास्क लगा लें सर। ये जो है ना, आप सुबह वाले ये लिखा हुआ है, कह रहे क्या सुबह जो ऑनलाइन वाले हैं वो मतलब सुबह 10 बजे से होगा, आधार कार्ड वाले 3 बजे से 4:30 बजे तक। अब ये कह रहे कि अभी जो है ऑनलाइन वाले आएंगे। हाँ, एक बार मैम सुबह भी हम लोग भी धक्का खा के गए। आप बताएं अपना नाम बताएं, फिर बताएं क्या परेशानी हो रही है? प्रकाश गोस्वामी। जब मैं सुबह आया था तो कह रहे थे, मैंने कहा जी अभी टीका आज लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या मालूम है, अभी लग तो रहे हैं। फिर जब मैं कुछ देर बाद आकर मालूम है सिर्फ ऑनलाइन जिसका उसी का लगेगा। फिर 3 बजे आए तो उस टाइम भी लाइन लगा के मैं वापसी गया था यहाँ से। 3 जने। तो चिंताएं हैं लोगों की भी और परेशानियां हम देख रहे हैं टीके को लेकर। डॉक्टर अरुण गुप्ता अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल के हमारे साथ। डॉक्टर गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, जो ये वैक्सीन टीकाकरण इस समय देश में युद्ध स्तर पर होना चाहिए, आप लोगों का क्या आंकलन है? हम 2 मुख्यमंत्रियों को सुन रहे हैं, उनकी चिंताएं हैं, लोगों की चिंताएं, जमीन पर क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही है टीके को लेकर? मेरे ख्याल से जो अगर आप थर्ड वेव को रोकना था तो इसमें कोई 2 मत नहीं है सरकार का और डॉक्टर्स का कि हमें 80 लाख से 1 करोड़ डोज पर डे लगानी है दिसंबर के महीने, ताकि एक सब्सटेंस पॉपुलेशन को इम्यूनिटी हो जाए, ताकि आप थर्ड वेव को रोक सके। पर अनफॉर्चुनेटली आप देखो कि पिछले महीने जो सरकार ने सप्लाई किया है वो 11.5 करोड़ सप्लाई किया है और इस बार सरकार कह रही है 12 करोड़ सप्लाई करेंगे। तो अगर 12 करोड़ को देखो तो ये 40 लाख वैक्सीन पर महीने होता है, जो कि हमारे टारगेट से बहुत कम है। मतलब वो तो बात की बात है कि पहुंच रहे हैं कि व्यवस्था है कि नहीं है, पर आप अल्टीमेटली सप्लाई नहीं हो रही इतनी। तो मुझे लगता है डॉक्टर बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अगली वेव को रोक सकते हैं। जी, तो आपके आंकलन के अनुसार, क्योंकि आज मैं एक अखबार पढ़ रही थी हिंदू में, एक पहली खबर हेडलाइन ये थी कि 60% डिक्लाइन हो गया है। फिर हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री को कहते हुए आज उन्होंने ट्वीट करके सुना कि लिखा है उन्होंने कि कोई कमी नहीं है और भ्रम फैलाया जा रहा है और राज्य सरकारों से कहा है कि वो अव्यवस्था कर रही है। तो आपका क्या आंकलन है इसमें? तो आप देखिए, मेरे को लगता है कि जैसे क्योंकि सरकार ने ही बोला था कि हमारा टारगेट 80 लाख से 1 करोड़ पर डे का है और ये रिक्वायर्ड भी है, पता है आपको, पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। पर दूसरी तरफ वो ये भी तो कह रहे हैं कि 40 लाख डोज पर डे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए। सारे काम छोड़ करके वैक्सीन पे लग जाना चाहिए। आप देखो आज की डेट में हमारे देश में 5.5% पॉपुलेशन कवर्ड है जिसको दोनों वैक्सीन लगी है और अमेरिका में 48% कवर्ड है। तो ये बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है कि इसमें मुझे लगता है कि डिनायल से कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट तो सामने आ रहा है, क्योंकि सरकार खुद कह रही है हम 12 करोड़ दे रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ पर डे लगाना है, तो 25-30 करोड़ पर वैक्सीन पर डे पर महीने चाहिए ना आपको, तो कहाँ है वो? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कहाँ है वो वैक्सीन। अब तीसरी लहर की भी आपने हेमंत सोरेन को कहते हुए सुना कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर बिल्कुल करीब आ गई है, दूसरी तरफ ये वैक्सीनेशन टीका हमको नहीं मिल रहा है।
क्या जो ये तीसरी लहर है ये इसका आंकलन अगस्त तक आने का है, तब तक हम अपना बढ़ावा कर लें, अगर हम इजाफा कर लें टीकाकरण में, किस तरह से हम बच सकते हैं इससे? नहीं, मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखो वैक्सीन ही एक तरीका है जो इसको रोक सकता है। नेचुरल इन्फेक्शन होता है, उससे एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज कितनी बनती हैं, कितने दिन तक रहती हैं, इन्फेक्शन को रोक पाती है, नहीं अलग बात है। पर ठीक है, पूरे दुनिया में देख लिया है आपने कि वैक्सीनेशन एक तरीका है जो इस वेव को रोकेगा। मुझे लगता है सरकारें अपने से कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, पर मुझे लगता है एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि हाईली इनएडिक्वेट है, और हम लोग को बहुत डर है कि कहीं अगली वेव कभी भी आ सकती है। कभी भी आ सकती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तक जो कह रहे हैं कि जो संक्रमण बढ़ रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ रहा है, केरल के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो क्या सिर्फ वहीं से चिंताजनक स्थिति है, आंकड़े वहीं के चिंताजनक है, या देश के अन्य राज्यों को भी चिंतित होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखो महाराष्ट्र है, केरल है, 7 नॉर्थ स्टेट्स हैं, सिक्किम है, इन कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है, और पूरे भारतवर्ष में 42,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। और आप नॉर्थ ईस्ट में देखें अगर, तो 119 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 66 डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट मोर देन 5% है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में सेकेंड वेव अभी भी चल रही है। तो क्यों आपको पता नहीं दोबारा कब देश के बाकी हिस्सों में फैलना हो जाए, तो ये चिंता की विषय है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन को तेज बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, और यही हमें देखना है कि किस तरह से ये संक्रमण है इस पे हम काबू पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। बहरहाल देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद आपको बताएंगे क्यों दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली पुलिस पर कोर्ट ने लगा दिया है जुर्माना। दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। मोहम्मद नासिर को दिल्ली दंगों में गोली लगी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी। कोर्ट ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी ना निभाने पर दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। एक रिपोर्ट। 36 साल के नासिर की एक आंख जा चुकी है। इसने दंगाइयों की गोली झेली। ये 24 फरवरी 2020 की बात है, जब दिल्ली में दंगे चल रहे थे। नासिर पर दंगाइयों ने उन्हीं की गली में हमला कर दिया था। नासिर लगातार कोशिश करते रहे कि पुलिस उनकी FIR दर्ज करे, लेकिन पुलिस ने उनका बयान दर्ज किए बिना इनकी शिकायत दूसरे मुकदमों में जोड़कर चार्जशीट भी फाइल कर दी। हार कर वो अदालत पहुंचे। जब मेरे शूट किया सामने से, तो मैं तो आरोपियों को देख सकता हूं किसने शूट किया। उसके बाद पुलिस से हमने गुहार लगाई, तो पुलिस ने कोई हमारी गुहार नहीं सुनाई। जितने भी ऑप्शन थे हमारे पास, DCP साहब, कमिश्नर साहब, सबके पास गुहार लगाई, पर वहाँ से कोई भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए। मोहम्मद नासिर ने 19 मार्च 2020 को अपने पड़ोस के 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने बिना जांच किए नासिर की शिकायत को दूसरी FIR में जोड़ दिया, जिससे इनका कुछ लेना देना नहीं था। नासिर ने 17 जुलाई 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया। 21/10/2020 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को मोहम्मद नासिर की शिकायत पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए। 29/10/2020 को दिल्ली पुलिस कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय पहुंची। सत्र न्यायालय ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा FIR करने के आदेश को स्टे किया और पूरे मामले में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चौंका देने वाली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना जांच किए आरोपियों को क्लीन चिट कैसे दे दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच बहुत ढिलाई और निष्ठुर होकर की है। कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को देखने पर समझ में आता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है इसमें यह है कि इस नासिर साहब को यह भी आज़ादी दी गई है कि आप पुलिस के खिलाफ एक्शन करो। 166 धारा A और दूसरी धाराओं के तहत पुलिस ने जो ये कार्य किए हैं, ये भी सब आपराधिक गतिविधियां हैं। इस केस में जो कमियां उजागर हुई हैं कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार से काम किया है जो कि आपराधिक गतिविधियां हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शंस दी गई है कि आप ये सब चीज़ें दुरुस्त करके कोर्ट को बताएंगे। ये महत्वपूर्ण बात।
हमने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। मोहम्मद नासिर केस में अब मुकदमा दर्ज होगा कोर्ट के आदेश के बाद। नरेश गौर नाम के एक शख्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा होगा, ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो भी आरोपी हैं इस केस में, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस में अहम रोल था, उस समय डीसीपी थे नॉर्थ ईस्ट के वेद प्रकाश सूर्या, जिनका तबादला हो गया, लेकिन वेद प्रकाश सूर्या ने सिफारिश की है कि उन्हें दिल्ली दंगों में किए गए साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार दिया जाए। लेकिन इस केस में तो दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना लग गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस ने न्याय संगत कार्रवाई की दिल्ली के दंगों में? यही सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 15 दिन के अंदर बीएसएफ को जम्मू में छठी बार ड्रोन दिखा है। आर्निया सेक्टर में कल देर रात बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को देखा और जिसके बाद जवानों की तरफ से फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद ये ड्रोन वापस भाग गया। उसके बाद सुबह पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया है। क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में दहशत फैलाने में लगा हुआ है? क्या इस काम में चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है? भारत की एजेंसियों की माने तो चीन आधुनिक सुविधाओं से लैस ड्रोन तैयार करके पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान सीमा पार से भारत में इनके जरिए आतंक फैला रहा है। इसके लिए सीमा पर लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। यहाँ पर आतंकियों को ड्रोन में हथियार लोड करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बुधवार सुबह जब अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया तो हड़कंप मच गया। सीमा सुरक्षा बल ने फायरिंग की और ड्रोन वापस चला गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इस बात का पता चल सके कि कहीं ड्रोन से कुछ सामान तो नहीं फेंका गया। पिछले 15 दिनों में ये छठी बार है कि इस इलाके के आसपास ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ड्रोन को आजकल वॉच टावर्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को जाम करना ये आसान है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को लगाना हर बॉर्डर के ऊपर, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं और वो काम हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन फिर भी जरूरी ये है कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर जम्मू हवाई अड्डे पर हुए हमले की जांच में एनआईए ने कहा कि हमले में स्टेट एक्टर्स की भूमिका सामने आ रही है। साथ ही एफएसएल की जांच में साफ हुआ है कि धमाकों में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। आगे इस तरह के हमलों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनएसजी और सेना कुछ तकनीकों के ट्रायल रन कर रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे, देश में पहली बार होगी हींग की खेती। अब तक ईरान, अफगानिस्तान से आयात हुई। भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। अब तक हींग आयात ही होती है। पहली बार CSIR की तकनीक के दम पर ईरान और अफगानिस्तान से आयात किए गए बीज से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर न सिर्फ इसकी खेती की शुरुआत हुई है, बल्कि अब लैब में टिश्यू कल्चर के जरिए पौधे भी उगाए जा रहे हैं और हाइब्रिड के तौर पर नई वेरिएंट भी बनाए जा रहे हैं। ये हींग के पौधे हैं और भारत में ये खेती पहली बार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास लाहौल इलाके में लहलहाते इन पौधों से हींग की पैदावार में करीब 5 साल का वक्त लग जाता है। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर फिलहाल 25,000 पौधे लगाए गए हैं। हमने जब अध्ययन किया तो पाया कि जो लाहौल स्पीति के क्षेत्र हैं, जो हमारे लद्दाख के क्षेत्र हैं, जो शीत मरुस्थल हैं या कोल्ड डेजर्ट हैं, वो क्षेत्र इसके लिए बड़े उपयुक्त हैं। और ये इन क्षेत्रों की जलवायु वैसी ही है जैसे कि अफ़गानिस्तान या ईरान के क्षेत्रों की है जहाँ पे हींग उगाया जाता है। इस बात को जब हमने समझ लिया, फिर हमने अनेक देश में हमने लिखना शुरू किया क्या वो हमें हींग के बीज प्रदान कर सकते हैं। और ये कार्रवाई हमने करीब नवंबर 2017 से शुरू करी और करते करते 2018 में अक्टूबर के महीने में हम सफल हुए हींग को अपने देश में ईरान से लाने में। इस पूरी प्रक्रिया में ICAR का एक संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसने हमारी बड़ी मदद करी। परमिट देने में बीज हमारे देश में पहुंच गया तो हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने इसके ऊपर शोध करना शुरू किया और इस समय करीब 11 वैज्ञानिक
हींग के विभिन्न पहलुओं के ऊपर शोध करने में लगे हुए हैं। हींग के बीज ईरान और अफगानिस्तान से लाए गए, पर अब CSIR की पालमपुर की इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी लैब में भी खुद हींग के पौधे तैयार कर रही है। एक पौधे से करीब 25 ग्राम हींग निकलती है। क्वालिटी के हिसाब से कीमत 5 से 10 हजार रुपए प्रति किलो होती है। 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। इस साल 40 से 50 हेक्टेयर में 16 किलो बीज डालने की योजना है। हिमाचल के 135 जगहों के अलावा अब उत्तराखंड और लद्दाख में भी इसके पौधे लगाए गए हैं। हींग में जो आज हमारा फोकस है वो है सीड प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि सीड प्रोडक्शन से हम आने वाले समय में अपना खुद का बीज तैयार कर सकते हैं और एरिया एक्सटेंशन कर सकते हैं। हमने हींग का बीज NBPGR के माध्यम से ईरान से सन 2018 में आयात किया। हर साल करीब 940 करोड़ रुपए की लगभग 1500 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भारत को आयात करनी पड़ती है। इस पैदावार के दम पर कोशिश रोजी रोजगार मुहैया करवाने की भी है और हींग को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।